नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, जो नाथूराम गॉडसे के अंतिम बयान पर आधारित है। अध्याय 7, भाग 3, गांधी जी और स्वराज्य। अनुच्छेद 31। बड़ी संख्या में लोग इस भ्रम में हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन 1914-15 में उस समय प्रारंभ हुआ जब गांधी जी जेल में गए और 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया, जब राष्ट्रपिता गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल गई। सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब इतने अधिक लोगों को धोखे में रखा गया हो और वे उस धोखे पर विश्वास करते गए हों। स्वतंत्रता दिलाना तो दूर, गांधी जी ने भारत को ऐसी दशा में लाकर छोड़ दिया कि उसके खंड खंड हो गए और स्थान स्थान पर रक्तपात होने लग गया। भारत में गांधी जी के पूर्व शताब्दियों में एक ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो कुचला नहीं गया। 1818 में जब मराठा शक्ति छीड़ हो गई तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि भारत में स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया है, परंतु उत्तरी भारत में सिखों की शक्ति उभर उठी है। कालांतर में सिख परास्त हो गए तो 1857 के विद्रोह की तैयारियां होने लगी। वह विद्रोह इतना अकस्मात और इतना तेजी से आया कि अंग्रेज कांप उठे। उन्होंने कई बार सोचा कि भारत को छोड़ दिया जाए। वीर सावरकर के 1857 का स्वतंत्र समर नामक ग्रंथ के अनुसार भारतवासियों ने अंग्रेजों के आधिपत्य का अंत करने के लिए प्रचंड पराक्रम किया और जब अंग्रेजों ने पुनः पैर जमाए तो कांग्रेस ने जन्म लिया और उसके मंच से देश ने अंग्रेजों को भारत पर राज्य करने के स्वप्न को चुनौती दी। 1885 से ही आहत राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए पुनः प्रयत्न करने लगा। पहले वैधानिक रूप से ये प्रयत्न किए गए और पीछे शस्त्रों द्वारा भी अंग्रेजों का प्रतिकार किया जाने लगा। खुदीराम बोस ने 1909 में बम फेंककर देश की भावना को व्यक्त किया। अनुच्छेद 72। गांधी जी भारत में 1914-15 में आए। इसके 8 वर्ष पूर्व ही भारत के अधिकांश भाग में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका था। स्वतंत्रता संग्राम का अभी अंत नहीं हुआ था, वह अब भी चिंगारियों की भांति सुलग रहा था। गांधी जी और उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों से वह आंदोलन दुर्बल होने लगा, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल के अन्य क्रांतिकारी नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी का प्रभाव ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, क्रांतिकारी आंदोलन भी साथ ही साथ प्रखर होता गया। 73। इन लोगों ने जो कांग्रेस में थे, बीच की नीति पर वैधानिक रूप से चलते थे, स्वतंत्रता की ओर किंचित कुछ प्रगति की। 1892 में अंग्रेज विवश हो गए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनावे। उसके पश्चात 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधारों द्वारा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिले कि वे लेजिस्लेचर के काम में भाग लें। उसके 12 वर्ष पश्चात प्रथम महायुद्ध के उपरांत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, जिससे प्रांतों को अधिकार मिले और निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस प्रकार स्थायी रूप से केंद्र और प्रांतों में उनको बहुमत मिल गया। 1935 में प्रांतों को पूरा अधिकार मिले। विदेशी विभाग, सेना और किसी सीमा तक अर्थ विभाजन को छोड़कर शेष सब विभागों में केंद्र में उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार मिल गए। गांधी जी को पार्लियामेंट के दलों में कोई रुचि न थी और उन्होंने सदा उनका बायकॉट किया। फिर भी संवैधानिक प्रगति 1935 तक थोड़ी ही सही हुई। 1935 के एक्ट में वास्तव में बहुत त्रुटियां थीं। सबसे बड़ी त्रुटि तो यह थी कि अंग्रेजों के स्वार्थ को उस एक्ट ने पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया और सांप्रदायिक ताकतों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। 74। इस एक्ट में दूसरा दोष यह था कि इसके अनुसार गवर्नरों एवं जनरल
गवर्नर को वीटो अर्थात निर्णय का अधिकार दे दिया गया था। फिर भी यह निश्चित है कि यदि गांधी जी उसका बॉयकॉट न करते तो हमको यह स्वतंत्रता तो अब तक 1/3 भारत को खोकर मिली बहुत पहले अखंड रूप में मिल जाती। 75 मैं उस क्रांतिकारी दल का पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ जो कांग्रेस से अलग था। बहुत से प्रसिद्ध कांग्रेसी इससे सहानुभूति रखते थे। यह दल सदा ही देश को अंग्रेजों की दासता से दूर करने में लगा रहा। सन 1918-19 में प्रथम युद्ध के काल में कांग्रेस पार्टी वैधानिक ढंग से लड़ती रही और क्रांतिकारी दल अपना कार्य करता रहा। साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका में गदर पार्टी जर्मनी आदि देशों की सहायता से भारत से अंग्रेजों को निकालने की योजना पर कार्य कर रही थी। कामाघाटा मारू की घटना को सब भली बात जानते हैं और यही सच है कि मद्रास के पास जो गोलाबारी हुई वह जर्मन कमांडर की सहायता से हुई। परंतु 1920 से गांधी ने शस्त्र के प्रयोग की निरंतर निंदा की और वे भूल गए कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने ही अंग्रेजों की सेना में सैनिक प्रविष्टि कराने में कितना परिश्रम किया था। फिर भी रॉलेट रिपोर्ट में लिखा गया कि हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की संख्या अधिक है। 1906 से 1918 तक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और उनके बिट्ठुओं को गोली का निशाना बनाया और अंग्रेज भयभीत रहने लगे। वे यहाँ अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझते थे। उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत मंत्री होकर आया। उसने भारत को अधिकार देने का वायदा किया, किंतु वह क्रांतिकारी जोश को ठंडा न कर सका। 1919 में सुधार आए, परंतु इसके पश्चात ही जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई, जिसमें निशस्त्र जनता की सभा पर डायर ने यह कहकर गोलियां चलवाईं कि सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। सर माइकल ओ डायर ने उन लोगों को कुचल दिया जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कुछ भी किया, किंतु 20 वर्ष पश्चात उसे अपनी करतूतों का फल चखना पड़ा जब सरदार उधम सिंह ने लंदन में उसे गोली से उड़ा दिया। मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, बीके दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव उन वीरों में से हैं जिन्होंने विदेशी राज्य को प्रकंपित किया। कुछ ने तो उस समय काम किया था जब महात्मा गांधी को कोई जनता जानता तक न था। कुछ ने तब काम किया था जब गांधी जी कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन के नेता थे। 76 मैं पहले ही कह चुका हूँ कि क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल और महाराष्ट्र से चलकर पंजाब तक पहुँच चुका था। जो लोग इस आंदोलन में काम करते थे वे ऐसे वैसे घरों के बालक नहीं थे। वे पढ़े लिखे थे और संभ्रांत समाज से संबंध रखते थे। मातृभूमि की स्वतंत्रता की बेदी पर अपने सुख सुविधाओं में पले हुए जीवन की बलि देने वाले थे। वीर सच्चे हुतात्मा थे। उन्हीं के रक्त से भारतीय स्वतंत्र की मंदिर की नींव सींची गई है। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया। महात्मा ने तो बने बनाए लाभ का प्राप्त किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1909 से 1935 तक विधान में जितने भी सुधार हुए वे क्रांतिकारी आंदोलन के कारण हुए। 77 गांधी जी की शांति की नीति पर चलने वाले लोग क्रांतिकारी आंदोलन को निंदनीय समझते थे। गांधी जी ने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारी आंदोलन की निंदा की। इसके विपरीत भारत की जनता हृदय से क्रांतिकारियों की सराहना करती रही। क्रांतिकारियों की तो एक ही नीति थी कि राष्ट्र को विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। इनके साथ कोई संधि नहीं हो सकती। विदेशी आधिपत्य उसके लिए चुनौती है। क्रांतिकारी की दृष्टि में विदेशी राजा को यहाँ का नागरिक मानना या उससे संधि करना मूर्खता है। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति में शस्त्र प्रयोग की जितनी निंदा की उतना ही क्रांतिकारी आंदोलन लोकप्रिय होता गया। यह बात मार्च 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन से स्पष्ट है। गांधी जी के कठोर विरोध के बावजूद भगत सिंह के उस साहस की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया जो उन्होंने 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक कर दिखाया था। गांधी जी इस पराजय को नहीं भूले और कुछ मास पश्चात जब श्री गोगटे ने बंबई के गवर्नर हॉटसन पर गोली चढ़ाई तब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कहा कि हॉटसन पर गोली चलाने का मुख्य कारण वह प्रशंसा का प्रभाव है जो कराची में भगत सिंह के लिए पास किया गया था। गांधी जी के इस कथन का विरोध श्री सुभाष चंद्र बोस ने उसी बैठक में किया।
इसी से गांधी जी उनको अपना विरोधी समझने लगे और यह समझ लिया कि यह सच्चा देशभक्त उनके किसी काम का नहीं है। भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारी दल को सर्वाधिक श्रेय है। जो लोग यह कहते हैं कि गांधी जी के परिश्रम से स्वतंत्रता मिली, वे केवल कृतज्ञता ही नहीं करते, प्रत्युत एक झूठा इतिहास बनाना चाहते हैं। 1895 के बाद स्वतंत्रता के युद्ध का सच्चा इतिहास उस समय तक नहीं लिखा जा सकेगा जब तक सत्ता गांधीवादियों के हाथ में है। तब तक देशभक्त नवयुवकों के महान कार्य को अंधकार में ही रखा जाएगा। परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था। 78 गांधी जी केवल उन्हीं का विरोध नहीं करते थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र प्रयोग करना चाहते थे, बल्कि उन लोगों का भी कड़ा विरोध करते थे जिनके विचार गांधी जी के विचारों से भिन्न थे। गांधी जी की अप्रसन्नता के एक पात्र सुभाष चंद्र बोस भी थे। जहां तक मुझे पता है, सुभाष चंद्र बोस 6 वर्षों तक जब देश से बाहर रहे तो गांधी जी ने उन पर प्रतिबंध का कोई विरोध नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी जी की नीति पर नहीं चले। फिर भी सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय हुए कि गांधी जी की इच्छा के विपरीत डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के विरोध में प्रबल बहुमत से चुने गए और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के आंध्र से भी सुभाष बोस को ही अधिक मत मिले। गांधी जी को क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। गांधी जी के मन में विष भर आया और द्वेषाग्नि में जलते हुए वे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गए और बहानेबाजी से राजकोट में धूर्ततापूर्वक अनशन और सत्याग्रह छेड़कर बैठ गए। जिस समय तक सुभाष बोस को कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतार दिया गया, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। 79 सुभाष बोस के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने और यहाँ से बाहर जाने की घटनाएं यह प्रकट करती हैं कि गांधी जी किस प्रकार धूर्ततापूर्वक कांग्रेस से अपना काम निकाल लेते थे। 1934 के बाद गांधी जी बार बार यही कहते रहे कि वे तो कांग्रेस के 4 आने के सदस्य भी नहीं हैं और उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। किंतु सुभाष जब दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तब गांधी जी के क्रोध से यह पता चला कि वे ही कांग्रेस हैं और हर कार्य में खूब हस्तक्षेप करते थे, जबकि वे कहते ये थे कि उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वह उसके सदस्य तक नहीं है। झूठ बोलने का इससे सुंदर उदाहरण और कहाँ मिलेगा। 80 जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया तो अनेक नेताओं को सरकार ने तत्काल भेज दिया जेल और वे कुछ भी नहीं कर पाए। आंदोलन वहीं कुचल दिया गया। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो गुप्त रूप से काम करने लगे। ये लोग गांधी के सिद्धांतों पर चलकर जेल नहीं जाना चाहते थे, बल्कि बाहर रहकर यह चाहते थे कि लूटपाट और तोड़फोड़ से सरकार को जितनी हानि पहुंचाई जा सके पहुंचाई जाए। ये लोग शस्त्र प्रयोग करने को तैयार भी थे और अंग्रेजों का संहार भी उनके कार्यक्रम के बाहर नहीं था, क्योंकि गांधी ने कहा था करो या मरो, जिसका अर्थ इस दल ने लगाया था कि जितनी बाधाएं सरकार के मार्ग में डाली जा सकें डाली जाएं। वास्तव में उन्होंने वह सब कुछ किया जिससे युद्ध की तैयारी में बाधा पड़े। पुलिस थानों को जला दिया, डाकखानों को बेकार कर दिया, उत्तरी बिहार और अन्य स्थानों पर 900 स्टेशनों को या तो फूंक दिया गया या बेकार कर दिया गया और राज्य प्रबंध का कुछ समय के लिए तो अंत ही हो गया। 81 यह बल प्रयोग अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के विरुद्ध था, लेकिन तब गांधी इस विषय में मौन रहे। यदि वे उसका विरोध करते तो जनता में अलोकप्रिय होते, क्योंकि जनता अहिंसा आदि का विचार नहीं कर रही थी और यदि वे इसको प्रोत्साहन देते तो अहिंसा का सिद्धांत टूटता था। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व ही यह है कि उस समय लूट मार विनाशकारी हुए। ये आंदोलन प्रारंभ होने के कुछ सप्ताहों में ही गांधी जी की अहिंसा का अंत हो गया। अगस्त 1942 के बाद कुछ सप्ताहों में जो भी हुआ वह गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था। गांधी जी की यह विचित्र अहिंसा थी कि वे करने या मरने के लिए कह रहे थे। गांधी जी को इस हिंसा की उस समय निंदा करनी पड़ी जब सन 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने पत्र व्यवहार में
गांधी जी से स्पष्ट रूप से पूछा कि वे 1942 की हिंसा को उचित समझते हैं या नहीं। जो हानि या तोड़फोड़ हुई और युद्ध की तैयारी में बाधा आई, वह हिंसा चाहने वाले कांग्रेसियों द्वारा आई, न कि अहिंसा के पुजारी गांधीवादियों द्वारा। उनकी अहिंसा असफल हो गई थी, किंतु हिंसा किसी सीमा तक सफल हुई। जेल से गांधी जी को हिंसा की निंदा करनी पड़ी। आज़ादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष को गांधी जी ने निर्बल कर दिया। गांधी जी का अंत तो अगस्त 1942 के पश्चात ही हो चुका था। 82 उस समय तक सुभाष, जो जनवरी 1941 में गुप्त रूप से भारत से चले गए थे, अफगानिस्तान के मार्ग से बर्लिन होते हुए जापान पहुंचे। सुभाष बोस को काबुल जाने में और फिर बर्लिन जाने में जो कठिनाइयां हुई, वे उत्तम चंद मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक नेताजी जियाउद्दीन के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हैं। बोस ने बर्लिन पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, रोमांचकारी साहस दिखाया। 1942 में जब क्रिप्स भारत आया तो सुभाष जापान पहुंच चुके थे और भारत पर हमले की तैयारी कर रहे थे। जब सुभाष बर्लिन गए तो हिटलर ने भारत के सर्वोच्च शासक की उपाधि उन्हें प्रदान की, और जापान पहुंचे तो उन्होंने जापानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत पर हमले में सहायता के लिए तैयार पाया। जापान पहले ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो चुका था। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। जापान मलाया की रियासतों और पूर्व के अन्य भागों में जो भारतवासी रहते थे, उन्होंने सुभाष का हृदय खोलकर स्वागत किया और उनकी पूरी सहायता की। 83 जापान ने बर्मा, डचों के पूर्वी टापू, मलाया और अंडमान टापुओं पर अपना अधिकार जमा लिया था। सुभाष ने भारत से संबंधित स्थानों पर स्थायी सरकार चलाई और 1944 में वे इस योग्य हो गए कि जापानियों की सहायता से भारत पर आक्रमण कर दें। सुभाष के नेतृत्व में भारतीय सेना देश के द्वार पर गरज रही थी और मणिपुर और आसाम के कुछ हिस्सों में घुस चुकी थी। आजाद हिंद में वे जो लोग थे, या तो जापान की कैद से आकर सेना में प्रविष्ट हो गए थे या वहां पर पहले से रहते थे। माना कि आजाद हिंद सेना हार गई, परंतु सुभाष का कोई दोष नहीं था। बड़ी वीरता से लड़े, किंतु सुभाष की सेना के पास आधुनिक लड़ाई की सामग्री नहीं थी। बहुत आदमी भूख और रोगों से मर गए क्योंकि औषधियों का भी उचित प्रबंध नहीं था। परंतु जो भावनाएं सुभाष ने उन लोगों में भर दी थी, आश्चर्यजनक थी। लोग उनको प्यार से नेताजी कहते थे और सारे देश ने उनका उद्घोष जय हिंद मंत्र के समान ग्रहण कर लिया था। 84 गांधी जी इस बात के विरोधी थे कि सुभाष बोस को अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत पर आक्रमण करें। मक्कार नेहरू को भी यह बात पसंद थी कि भारत पर जापान की सहायता से आक्रमण किया जाए। चाहे भारतीय कांग्रेस और सुभाष के बीच कितने ही मतभेद रहे हों, जनता के हृदय में जितना स्नेह सुभाष के प्रति था, उतना किसी दूसरे के प्रति नहीं था। यदि 1945 में सुभाष भारत आ जाते तो सारा देश उनके चरणों में आंखें बिछा देता और सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेता। परंतु गांधी का भाग्य फिर चमका। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई और गांधी जी सारे देश के नेता बन गए। सुभाष की विजय गांधी को कुचल देने वाली पराजय सिद्ध होती, किंतु यहाँ भी गांधी के भाग्य ने साथ दिया। सुभाष की मृत्यु भारत से बाहर हो गई। तब कांग्रेस के लिए सरल हो गया कि सुभाष और उसके साथियों की प्रशंसा करें और आजाद हिंद सेना के जिन 3 अफसरों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था, उनको बचाने का यत्न करके सुभाष प्रेमी बनकर प्रशंसा प्राप्त करें। अब तो नेहरू ने भी सुभाष चंद्र के उद्घोष जय हिंद को अपना लिया। सुभाष और आजाद हिंद सेना के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्ध किए और इन्हीं नामों के बल पर 1946 के चुनाव जीते। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पाकिस्तान का विरोध करेंगे। इन 2 अभिवचनों के लिए INA ने सुभाष सेना को निश्चित ही आदर दिलवाया, लेकिन अंत में गांधी और नेहरू पाकिस्तान के सामने झुके और वचन भंग किया। 84 मुस्लिम लीग देश की शांति को भंग कर रही थी और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि लॉर्ड वेवेल का इन बातों से कुछ संबंध नहीं है। कांग्रेस इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी,
क्योंकि वह मुसलमानों को प्रसन्न रखना चाहती थी। गांधी जी जिस बात को अपने को अनुकूल नहीं पाते थे उसे दबा देते थे। इसीलिए मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आज़ादी गांधी ने प्राप्त की। मेरा विचार है कि मुसलमानों के आगे झुकना आज़ादी के लिए युद्ध करना नहीं था। इससे तो अपना ही सत्यानाश हुआ और देश का 1/3 भाग हाथ से जाता रहा। स्वराज्य प्राप्त करने में गांधी जी का कोई हाथ नहीं है। वह देशभक्त थे, परंतु उनके प्रचार का प्रभाव विपरीत हुआ। उनके नेतृत्व ने देश को उल्लू बनाया। मेरे विचार में देशभक्त सुभाष थे, जिन्होंने देशभक्ति की सच्ची ज्वाला प्रज्वलित की और जब आवश्यकता समझी तो शक्ति का भी प्रयोग किया। गांधी और उनके साथी सुभाष को नष्ट करना चाहते थे, वह इसलिए कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के शिल्पी कहलाए। 86 अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 कारण हैं और उनमें गांधी जी की कोई भूमिका नहीं है। इन 3 कारणों का विवरण इस प्रकार है। 1857 से 1932 तक का क्रांतिकारी आंदोलन है और उसके पश्चात गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध 1942 का विद्रोह और तदुपरांत सुभाष बोस के महानतम कार्य, जिनसे भारतीय सेनाओं में विद्रोह की भावना जागृत हुई और अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिलाई जा सकी। गांधी जी प्रारंभ से अंत तक सबके विरुद्ध रहे। स्वतंत्रता का दूसरा श्रेय उनको है जो असेंबली में संवैधानिक रूप से अधिकारों के लिए लड़े। इस वर्ग का यह सिद्धांत था कि जो कुछ मिले उसे ले लिया जाए और अधिक के लिए मांग की जाए। इसमें लोकमान्य तिलक, NC केलकर, श्री CR दास, विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई परमानंद, जो गत 10 वर्षों से हिंदू महासभा के नेता रहे, लेकिन इस वर्ग का गांधी जी ने सदा मजाक उड़ाया। वे कहते रहे कि यह लोग नौकरियों के पीछे फिरते हैं, परंतु अंत में गांधी ने भी वही सब कुछ किया जो ये लोग कहते और करते रहे थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड में लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता का आना। चर्चिल के हाथ से सत्ता चली गई थी और युद्ध के खर्चे के भार से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। यह प्रबलतम कारण था जिनसे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अनुच्छेद 87 जब तक देश गांधी की नीति पर चलता रहा वह उलझनों में ही पड़ा रहा। गांधी ने क्रांतिकारी आंदोलन का, व्यक्तियों का और दलों का विरोध किया और चरखा, अहिंसा और सत्याग्रह जैसी निरर्थक वस्तुओं को महत्व दिया। 24 वर्ष तक गांधी जी चरखे की रट लगाते रहे, लेकिन उसका केवल यही एक परिणाम हुआ कि सर्वसाधारण द्वारा मशीन से बना हुआ कपड़ा 3 गुनी मात्रा में बढ़ता जाने लगा। चरखे के कपड़े से अब भी 1% आदमियों का काम नहीं चल सकता। जहाँ तक अहिंसा का संबंध है, यह सोचना तो बड़ी मूर्खता है कि 40 करोड़ आदमी इतने उच्च विचारों के हो जाएं कि वे अहिंसा के अनुसार आचरण करने लगे। इस अहिंसा की दुर्दशा 1942 में हुई। जहाँ तक सत्य का संबंध है, एक साधारण व्यक्ति भी उतना सत्यवादी है जितना अन्य कोई कांग्रेसी। कई बार तो कुछ कांग्रेसी कहते हैं वास्तव में असत्य होता है, यद्यपि ऊपर से वह सत्य दिखाई देता है। इस ऑडियो में अभी इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में अगले भाग के साथ। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।